नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल स्टडी विद सुशील में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का जो तीसरा नंबर चैप्टर है भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इससे संबंधित जितने भी एमसीक्यू बनेंगे उसे देखने वाले हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने 2 चैप्टर का एमसीक्यू अपलोड किया है। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जाएं और जाके देख लें, या फिर डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, उससे आप देख सकते हैं। तो देर ना करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, अमेरिका की खोज किसने की थी? तो अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने किया था। किसने किया था? क्रिस्टोफर कोलंबस ने। तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और इन्होंने कब अमेरिका की खोज की थी? तो 1492 में। कब? 1492 में अमेरिका की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस के द्वारा किया गया था। जबकि एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत की खोज किसने की थी? तो भारत की खोज वास्को डिगामा ने। किसने? वास्को डिगामा ने भारत की खोज 1498 में किया था, 1498 में। तो 2 प्रश्न यहाँ बनता है कि अमेरिका की खोज किसने किया था? तो 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने, और भारत की खोज वास्को डिगामा ने 1498 में किया था। अब अगला प्रश्न है, हेनरी फोर्ड कौन था? तो हेनरी फोर्ड कौन था? कार निर्माता थे। कौन थे? कार निर्माता। तो हेनरी फोर्ड कार निर्माता थे। अगला प्रश्न बनता है, तो इसका ए नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है। अब अगला प्रश्न बनता है कि अमेरिका में जो ब्रिटेन वुड्स समझौता हुआ था वह कब हुआ था? तो ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में हुआ था। इससे जुड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ब्रिटेन वुड्स समझौता कहाँ हुआ था? अमेरिका में हुआ था, और 1944 में हुआ था। तो इस समझौते के तहत 2 संस्थाएं का गठन किया गया। सबसे पहला संस्था थी IMF, और दूसरा था WB। तो यहाँ पे प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी पूछा जाता है कि IMF का फुल फॉर्म क्या है? तो क्या होगा? इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, मतलब कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, और WB का वर्ल्ड बैंक। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या वर्ल्ड बैंक, मतलब कि वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक, इन दोनों की स्थापना ब्रिटेन वुड्स समझौता के द्वारा 1944 में हुआ था। इसलिए IMF और WB को, मतलब कि IMF वर्ल्ड मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक को, इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड और वर्ल्ड बैंक को क्या बोला जाता है? ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा बहनें कही जाती है। क्या बोलते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक को ब्रिटेन वुड्स समझौता की जुड़वा बहनें कहते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब अगला प्रश्न है कि गेट की स्थापना कब हुआ था? तो गेट की स्थापना 1948 में हुई थी। यहाँ से भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट बनता है कि गेट 1995 में किस नाम से आया? तो गेट जो था उसे 1995 में 1 जनवरी 1995 में इसका नाम चेंज करके क्या कर दिया गया? WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, मतलब विश्व व्यापारिक संगठन। तो एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि विश्व व्यापारिक संगठन का पुराना नाम क्या था? तो गेट बोलेंगे। और इसका स्थापना 1948 में हुआ था। पर WTO जो है इसका स्थापना बोला जाता है 1 जनवरी 1995 को, क्योंकि ये गेट का ही नाम परिवर्तित किया गया था। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत कब हुई थी? तो आर्थिक महामंदी की शुरुआत 1929 में हुआ था। ठीक है, इसका ये नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। और इसका मेन प्रभाव कहाँ पड़ा था? तो अमेरिका में पड़ा था। ठीक। अगला प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर। तो एक प्रश्न पूछा जाता है कि मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को क्यों मनाया जाता है? तो 10 दिसंबर को संयुक्त राष्ट्र महासभा, मतलब 10 दिसंबर 1948 को। कब? 10 दिसंबर 1948 को। 10 दिसंबर 1948 को जो संयुक्त राष्ट्र महासभा था, इसके द्वारा अपनाई गई थी मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा की सम्मान के लिए मनाया जाता है। मतलब कि इसका जो है 10 दिसंबर 1948 में जो संयुक्त राष्ट्र महासभा था उसने मनाने की घोषणा की थी, इसीलिए 10 दिसंबर 1948 के कारण ही 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है। तो कब मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है? 10 दिसंबर को। ठीक है। अगला प्रश्न है, अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? मतलब अमेरिका के किस क्षेत्र को सोने का शहर कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? एल डोराडो को। एल डोराडो जो अमेरिका का शहर है, इसे सोने का शहर कहा जाता है। अगला प्रश्न है,
कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। तो प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। तो यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट प्रश्न बनता है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो 1939 से 45 के बीच सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। सेकेंड वर्ल्ड वार पूछे तो कब? 1939 से 45, जबकि फर्स्ट पूछे तो 1914 से 1918। तो इसे भी आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि रिंडरपेस्ट क्या था? मतलब रिंडरपेस्ट क्या था? तो रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाला रोग है। रिंडरपेस्ट पशुओं में होने वाला रोग है जिससे बहुत अधिक पशु मर गए थे। ठीक है, तो रिंडरपेस्ट किसका रोग है? तो पशुओं में होने वाला रोग है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी अमेरिका के लोगों के लिए विनाशकारी सिद्ध हुई थी? तो देखो, चेचक जो था, चेचक ऐसा बीमारी था जो कोल लेके आए थे। तो जो यूरोपीय देश थे वे अमेरिका गए थे तो चेचक लेके गए थे, जिसके कारण चेचक के कारण जो अमेरिका के मूल निवासी थे बहुत अधिक मात्रा में मरे थे। तो इससे यही प्रश्न पूछा जाता है कि किस बीमारी के कारण अमेरिका की आबादी कम हो गई थी। ठीक है, और जो कि यूरोपीय देशों के लिए वहाँ पे राज करने के लिए एक बहुत बड़ा हथियार साबित हुआ था चेचक बीमारी, क्योंकि चेचक के कारण अमेरिका के लोग क्या हो रहे थे? मर रहे थे। ठीक है, तो अमेरिका के लोगों का विनाश का कारण क्या था? चेचक। ठीक है, इसका बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मित्र राष्ट्र माना जाता है? तो देखो, दो राष्ट्र हमने पढ़ा है। कौन कौन सा राष्ट्र? एक मित्र राष्ट्र और एक धुरी राष्ट्र। तो अभी यहाँ मित्र राष्ट्र को मैं बता रहा हूँ, आगे डिस्कस करूँगा धुरी राष्ट्र के बारे में। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन सा देश है? ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, BFR बोल सकते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, रूस। ठीक है, BFR। ये क्या है? मित्र राष्ट्र है। ठीक है, अगला प्रश्न बनता है कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए हेनरी फोर्ड द्वारा निम्नलिखित में से किस तरीके को अपनाया गया था? तो कौन सा तरीका अपनाया गया था कार के उत्पादन में बढ़ोतरी के लिए? तो असेंबली लाइन की व्यवस्था की गई थी। किसकी व्यवस्था की गई थी? असेंबली लाइन की व्यवस्था की गई थी कार उत्पादन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया था? तो इसे भी हम देख लेते। इसमें कार उत्पादन के लिए स्टेप बाय स्टेप अलग अलग मजदूर रखे जाते थे। ठीक है, एक काम के लिए अलग अलग मजदूर रखे जाते थे, मतलब हर एक काम के लिए अलग अलग मजदूर की व्यवस्था की गई थी, जिससे कार निर्माण में बहुत ज़्यादा वृद्धि हुआ था। यहाँ से एक प्रश्न पूछा जाता है कि जो असेंबली लाइन है वह किससे प्रभावित था? तो जो मीट पैकिंग का कार्य किया जाता था शिकागो में, मीट को पैक करने का जो कार्य किया जाता था, वहीं से प्रेरित होकर के हेनरी फोर्ड ने असेंबली लाइन की शुरुआत की थी। ठीक है, तो इसका कौन सा आंसर सही होगा? आंसर बी। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगली प्रश्न है महामंदी की अवधि क्या थी? तो महामंदी की अवधि थी 1929 से 1930 का दशक, और महामंदी का सबसे अधिक असर कहाँ पड़ा था? तो अमेरिका में। अगला प्रश्न है G77 से आप क्या समझते हैं? तो G77 क्या है? विकासशील देशों का एक समूह है। 77 विकासशील देशों का एक समूह है G77। और G77 का स्थापना क्यों किया गया था? क्योंकि जो IMF और WB जो था वह विकसित देशों के लिए ज़्यादातर काम करती थी, तो इससे जो विकासशील देश था उन्हें अधिक लाभ नहीं मिल पाता था, इसीलिए विकासशील देशों ने एक समूह बनाया था G77। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? तो ब्रिटेन वुड्स व्यवस्था क्या थी? युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था। कहने का मतलब ये हुआ कि जो द्वितीय विश्व युद्ध लगभग समाप्ति के पर था, उस टाइम ब्रिटेन वुड्स समझौता 1944 में किया गया था, और इसका मेन क्या था कि युद्धोत्तर अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, मतलब युद्ध के बाद जो अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था है उसे महामंदी से बचाना था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न क्या है? भारत में आने वाले पहले दो यूरोपीय जनजातियाँ कौन थी? तो पहले दो यूरोपीय जनजाति कौन थी? पुर्तगाल और डच। ठीक है, अगला प्रश्न है 1890 के दशक में अफ्रीका के मवेशियों में कौन सी बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी? तो यहाँ से दो प्रश्न बनेगा कि जो मवेशियों में बीमारी फैली थी उसका क्या नाम था? तो रिंडरपेस्ट। और यह बीमारी सबसे अधिक कहाँ फैली थी? तो अफ्रीका में। और कब फैली थी? तो 1890 के दशक में। तो यहाँ तीन क्वेश्चन बन रहे। कौन कौन?
कि रिंडरपेस्ट बीमारी जो मवेशियों में फैलता है वो कब फैला था, तो 1890 के दशक में। और कहाँ फैली थी, तो अफ्रीका में। तो इतने प्रश्न यहाँ से आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, आलू अकाल किस देश में पड़ा था, तो आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था। कहाँ पड़ा था, आलू अकाल आयरलैंड में पड़ा था। अगला प्रश्न है, किस देश में मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कॉर्न लॉ पारित किया गया था। देखिए कॉर्न लॉ है, तो यहाँ नाम से ही पता चल रहा है कॉर्न। कॉर्न मीन्स क्या होता है, मक्का। तो ये लॉ किससे संबंधित होगा, तो मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दिया गया था। ठीक है, और ये कहाँ लगाया गया था, ब्रिटेन में। और क्यों लगाया गया था, क्योंकि ब्रिटेन में जो मक्का की फसल उत्पादित की जाती थी उसकी कीमत गिर रही थी। तो उसकी कीमत को बचाए रखने के लिए कॉर्न लॉ लागू किया गया था, जिसमें क्या किया गया था कि ब्रिटेन जो है दूसरे देशों से कॉर्न को आयात नहीं करेगा। ठीक है, मतलब कि कॉर्न को, मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दिया गया था। तो इसी को कॉर्न लॉ बोला जाता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व बैंक और IMF के किसी भी फैसला को विटो कर सकता है। मतलब विश्व बैंक और IMF, अभी मैंने बताया था विश्व बैंक जिसको W भी बोलते हैं, वर्ल्ड बैंक, और IMF इंटरनेशनल मॉनिटरिंग फंड, जिसकी स्थापना कब हुई थी, 1944 में। किसके द्वारा, ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा हुआ था। इसीलिए दोनों को क्या बोला जाता था, जुड़वा बने। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और विटो पावर, तो विटो पावर कौन यूज कर सकता है यहाँ पे, तो केवल और केवल अमेरिका कर सकता है। ठीक है, मतलब विटो पावर क्या है, तो इसे भी आप जान लीजिए। तो विटो पावर क्या है, तो किसी भी फैसले को मानना या ना मानना। तो मतलब अमेरिका एक ऐसा देश है जो विश्व बैंक और IMF में जो भी फैसला होगा उसको मान भी सकता है या नहीं भी मान सकता है। तो किस पे डिपेंड करेगा, तो अमेरिका पे। तो अमेरिका केवल है जो विटो पावर का यूज कर सकता है, जबकि यूएनओ में जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसमें से जो अस्थायी सदस्य होते हैं उनके पास विटो पावर होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना। तो देखिए क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दूर दूर के देशों को उपनिवेश बनाने में सहायक ना बना। मतलब कि दूसरे देशों पे शासन करने के लिए कौन सा फार्मूला काम नहीं किया। तो देखिए रिंडरपेस्ट जो बीमारी था, इससे भी दूसरे देशों में क्या किया गया, कब्जा किया गया, मतलब कि राज किया गया। चेचक के जीवाणु से हम लोग देखा था, कहाँ किया गया था, तो चेचक के जीवाणु से अमेरिका में देखे थे कि लोग मर रहे थे, जिसके कारण क्या हुआ कि अमेरिका पे भी यूरोपीय देश शासन करने लगे। गन पाउडर का भी इस्तेमाल किया गया था, जबकि आलू का इस्तेमाल नहीं किया गया था किसी भी देश को उपनिवेश बनाने के लिए। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन राइट आंसर है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि धुरी शक्तियाँ किन्हें समझा जाता है। धुरी शक्तियाँ, मैंने अभी मित्र शक्ति बताया था और यहाँ है धुरी शक्ति। तो धुरी शक्ति नाज़ी जर्मनी, जापान और इटली थे। जर्मनी, जापान और इटली। ठीक है, जर्मनी, जापान और इटली। तो जे क्या थे, धुरी शक्तियाँ थे। जबकि मैंने कुछ देर पहले बताया था मित्र शक्ति, और मित्र शक्ति में मैंने क्या बताया था, याद कीजिए। तो मित्र शक्ति में थे ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। तो मित्र शक्ति में कौन कौन थे, BFR, मतलब ब्रिटेन, फ्रांस और रूस। जबकि धुरी शक्ति में कौन कौन थे, तो धुरी शक्ति में थे JJE या आई बोलो, JJI कहाँ थे, तो धुरी शक्तियाँ में। और BFR ब्रिटेन, फ्रांस, रूस मित्र शक्ति में, आप याद रखिएगा। ठीक है, और यही दोनों गुटों के बीच विश्व युद्ध हुआ करता था। ठीक है, अगला प्रश्न है, कॉर्न लॉ द्वारा ब्रिटेन में किस अनाज का आयात प्रतिबंधित कर दिया गया था। मतलब कि किस अनाज के आयात पर प्रतिबंधित। तो आयात और निर्यात तो आप समझते होंगे। आयात मतलब जिसका दूसरे देशों से क्या किया जाता है, अपने देश में मंगाया जाता है, उसको आयात बोला जाता है। और अपने देश की उत्पादित वस्तु को अगर किसी देश में भेजते हैं तो उसको क्या बोला जाता है, निर्यात बोला जाता है। पर यहाँ पे क्या हुआ था, तो जो ब्रिटेन था कॉर्न लॉ लागू किया था। कॉर्न मीन्स तो मक्का होता है, तो मक्का के आयात पर प्रतिबंधित करने के लिए, देखो आपको फंसा सकता है कि आयात और निर्यात में फंसा सकता है। तो याद रखिएगा कि किस लिए लगाया गया था कॉर्न लॉ, तो मक्का के आयात पर प्रतिबंध कर दिया था, ना कि निर्यात पर। ठीक है, तो इसका डी नंबर ऑप्शन है कि कॉर्न लॉ जो है ब्रिटेन के द्वारा लगाया गया था। सबसे पहले तो ये भी प्रश्न बनेगा कि कॉर्न लॉ किसके द्वारा लगाया गया था, ब्रिटेन के द्वारा।
ठीक है। और किसके लिए? तो मक्का का आयात पर, मतलब मक्का के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए, ठीक है। तो इतना चीज़ आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना कब यानी किस सम्मेलन में की गई थी? तो हमने बताया अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसको IMF बोलते हैं या फिर W भी बोले, विश्व बैंक, दोनों की स्थापना कब किया गया? 1944 में। और कौन सा सम्मेलन था? तो ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन था। तो इसका C नंबर ऑप्शन राइट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, किन संस्थाओं को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है? तो मैंने पहले ही बताया है कि विश्व बैंक और IMF को ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानें भी कहा जाता है। इसकी स्थापना कब हुआ था? तो 1944, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, धन निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो धन निष्कासन के सिद्धांत किसने दिया था? दादा भाई नारोजी ने। इसका A नंबर ऑप्शन राइट आंसर है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो आर्थिक जो महामंदी था इसकी शुरुआत अमेरिका में हुआ था। और मैंने बताया कि महामंदी कब हुआ था? तो 1929-30 में हुआ था, लगभग 1929-30 में, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया था कि आर्थिक महामंदी की शुरुआत किस देश से मानी जाती है? तो अमेरिका से, ठीक है। अगला प्रश्न है कि द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था? 1939 से 1945 के बीच, ठीक है। और प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? 1914 से 1918 के बीच। ये पहला विश्व युद्ध था, फर्स्ट वाला, और ये सेकेंड वाला 1939 से 45। तो आपको याद रखनी है। अगला प्रश्न है कि सिल्क मार्ग मुख्यतः किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो जो सिल्क मार्ग है, सिल्क मार्ग, वह किन दो महाद्वीपों को जोड़ता है? तो एशिया और यूरोप को जोड़ता है। एशिया और यूरोप को जोड़ने वाला मार्ग का क्या नाम है? सिल्क मार्ग या सिल्क रूट भी बोलते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, जो आखिरी प्रश्न होगा, संयुक्त राष्ट्र संघ के 5 देशों को कौन सा विशेषाधिकार प्राप्त है? तो मैंने पहले भी बताया कि संयुक्त राष्ट्र में कितने अस्थायी सदस्य हैं? तो 5। अस्थायी सदस्य कितने हैं? 5 हैं। और इन 5 को वीटो पावर दिया गया है। कौन सा पावर? वीटो पावर दिया गया है। तो इसका B नंबर ऑप्शन राइट आंसर होगा। जबकि मैंने बताया था कि ब्रिटेन वुड्स समझौता जो हुआ था, जिससे के तहत IMF और WB वर्ल्ड बैंक का स्थापना किया गया था, उसमें वीटो पावर का विशेषाधिकार किसके पास है? तो केवल अमेरिका के पास। तो इसको भी आपको याद रखनी है। अब आपके लिए एक प्रश्न मैं पूछता हूँ, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक करके दोस्तों में शेयर जरूर करें। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे और मैं इस सीरीज़ को कंटिन्यू रखूंगा, इसलिए आप इस चैनल में अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें, ठीक है। अगर वीडियो हेल्पफुल हो तो इसे लाइक भी कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।